चलो बच्चों, हम लोग आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और इस चीज को हम लोग प्यार से बेटा बोलते हैं एनएलएम। क्या बोलते हैं बेटा? एनएलएम, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस। करेक्ट है। अब हमको बेटा सभी को याद है न्यूटन्स के जनरली कितने लॉज थे बेटा? 3 लॉज हम लोगों ने पढ़े। एक न्यूटन का फर्स्ट लॉ दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया, एक सेकंड लॉ था और एक थर्ड लॉ था। करेक्ट है। तो बच्चा इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे? सबसे पहली बात यार, हम सबको याद है कि यार न्यूटन के सर के ऊपर क्या गिरा था? एप्पल गिरा था। और बेटा उसने खाया क्या? नहीं खाया। क्या उसने सोचा? और बेटा उसने सोचा, और बेटा क्या सोचा उसने कि यार एप्पल गिरा तो नीचे क्यों गिरा? क्या वो ऊपर क्यों गिरा? क्या फिर बेटा वो इधर या फिर इधर भी तो गिर सकता था। करेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट नीचे ही क्यों आया? करेक्ट है। और बेटा हमको सबको कहानी पता है, वो घर पर भी गया और घर पर जाने के बाद में उसने क्या बेटा कुर्सी चेयर्स टेबल उठाए होंगे, और उठाने के बाद में उन्होंने उसको भी बेटा ऊपर से रिलीज कर दिया। वो भी सारी चीजें कहां पर जाने लगी? नीचे ही जाने लगी। करेक्ट है। खुद भी बेटा ऊपर गया और ऊपर से छलांग लगाई, वो भी कहां गया? क्या नीचे ही गया। सो मतलब बेटा उसने एक लॉ दे दिया, ठीक है, कि यार दुनिया की साला कोई भी चीज है अगर हम ऊपर से उसको रिलीज करते हैं तो वो कहां पर आती है? नीचे ही आती है। करेक्ट है। और बेटा वो जो अदृश्य जो शक्ति थी उसी को उसने क्या नाम दिया बेटा? एक फोर्स। बेटा तो वो जो फोर्स है, हमारा जो वर्ड आया बेसिकली वो कौन आया? फोर्स आया। तो वो जो फोर्स है बेटा, वो फोर्स क्या है? करेक्ट है। हम लोग वैसे भी जानते हैं बेटा कि ये जो फोर्स होता है ना, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट बेटा ऊपर से नीचे आ रहा है, तो बचपन में हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी, क्या उस फोर्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा उसको हमको पता भी है कि F = G m1/r²। करेक्ट है। तो यार चलो, बचपन में हम लोगों ने क्या बेटा फोर्स के बारे में पढ़ा था? बेटा बेसिकली फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है बेटा पुश और पुल, है ना। बचपन की सारी बातें बेटा गलत थोड़ी ना होती है। क्या होता है? पुश या फिर पुल, दैट इज कॉल्ड एज क्या होता है बेटा? फोर्स होता है। मतलब बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, करेक्ट है, तो दैट इज कॉल्ड एज क्या होता है बेटा? हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। करेक्ट है। तो बेटा देखो कि हम लोग इसके पहले जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था दैट इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने बोला था कि यार हमारी याददाश्त जो है वो क्या हो चुकी है? जा चुकी है। लेकिन हम लोग अभी जो एंट्री मार रहे हैं बेटा दैट इज कॉल्ड एज किसमें मार रहे हैं? डायनामिक्स में। क्या मार रहे हैं? डायनामिक्स। करेक्ट है। हमको बेटा काइनेमेटिक्स में ये चीज पता थी यार कोई भी चीज हो रही है, बस हो रही है, उसके पीछे का रीजन हमको पता था क्या? नहीं पता था। लेकिन हाँ, अब हम मान के चलते बेटा कि हमारी जो याददाश्त है वो बस लौट के आ चुकी है। तो हम लोग किस किस के बारे में बात करेंगे बेटा? उसके कॉज के बारे में भी और उसके इफेक्ट के बारे में। इसके पहले हम लोग किसके बारे में बात करते थे? ओनली और इफेक्ट के बारे में बात करते थे। करेक्ट है। तो चलिए अब मुझे बताओ बेटा फोर्स, ठीक है। अब जो फोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, फोर्स को हम लोग इसका यूनिट भी क्या मान सकते हैं बेटा? तो मुझे तो फोर्स का जो यूनिट है, यूनिट क्या है बेटा? न्यूटन है, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर? बोलो क्लियर है बेटा? सबको याद होगा फोर्स क्या होती है? क्या मास होती है? मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास का क्या होता है बेटा? केजी, और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, अब बेटा फोर्स जो है क्या बेटा ये ऐसा यूनिट है, इसका क्या सीजर सिस्टम में हमको पता होना चाहिए। करेक्ट है। तो बेटा सीजर सिस्टम क्या होता है? क्या बेटा डाइन होता है? अरे क्या होता है? क्या डाइन होता है? और बेटा डाइन का मतलब अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा बेटा? क्या केजी का ग्राम, मीटर का क्या बेटा सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर का सेकंड स्क्वायर। करेक्ट है। और बेटा हमको पता है क्या ऐसा यूनिट और सीजर यूनिट में दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशंस भी होता है। तो वो जो रिलेशंस है क्या हम लोग उस रिलेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं? और वो जो रिलेशंस है दैट इज कॉल्ड एज, हमको पता है बेटा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना? 10⁵ डाइन। मतलब हम लोग जानते हैं बेटा कि 1 न्यूटन कब पैदा हुआ था? जब 10⁵ डाइन मर चुकी होती। उसके बाद में कौन पैदा हुआ? 1 न्यूटन पैदा हुआ। करेक्ट है। वैसे बेटा न्यूटन की कहानी बहुत सारी है। करेक्ट है। हम लोग बेटा न्यूटन के बारे में बहुत सारी चीजें जानते भी हैं। तो बेटा ये जो फोर्स है जो कि हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा, उसको फोर्स के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। तो बेटा बेसिकली ये जो फोर्स है, तो फोर्स के टाइप कौन कौन से है ना?
तो देखो जनरली फोर्स के हम लोग टाइप जो कर रहे हैं वो 3 टाइप के, एक होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक होता है बेटा न्यूक्लियर फोर्स, या फिर उसी का हम लोग क्या बोलते हैं बेटा वीक फोर्स, क्या बोलते हैं वीक फोर्सेस के नाम से जानते हैं। करेक्ट है। बेसिकली बेटा हम लोग जो न्यूक्लियर फोर्स है या फिर वीक जो फोर्स है वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। करेक्ट है। लेकिन फिलहाल हमको बेटा क्या क्या स्टडी करना है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और दूसरा बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। आज तो बेटा हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ज्यादा सबको इंफॉर्मेशन तो है। करेक्ट है बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या न्यूटन ने ही डिस्कवर किया था बेटा। उन्होंने क्या बोला था कि F इज इक्वल टू क्या होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बोलो क्लियर है। ओके अब देखो बेटा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली कांटेक्ट फोर्स। कौन सा पढ़ेंगे, कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में। और ये जो कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं बेटा इसके भी हम लोगों ने कितने टाइप बनाए हैं, 3 टाइप बनाए। करेक्ट है। एक था बेटा नॉर्मल, एक था फ्रिक्शन, और एक होता है बेटा टेंशन। जो लोग देते हैं वो टेंशन नहीं है, ये टेंशन कुछ अलग है। ओके अब देखो जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे बेटा 2 चीजों के बारे में, एक नॉर्मल के बारे में और एक टेंशन के बारे में। ओके अब ये जो नॉर्मल है बेटा ठीक है वो क्या होता है और टेंशन क्या होता है। और बेटा फ्रिक्शन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे बेटा इसके बाद में, एक नेक्स्ट चैप्टर ही हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन के साथ साथ वाला। करेक्ट है। तो हम लोग बेटा फ्रिक्शन के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन समझ चुके होंगे। करेक्ट है। तो बेटा सबसे पहला आता है क्या नॉर्मल। लेकिन बेटा नॉर्मल को समझने के पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या नॉर्मल समझने के पहले हम लोग बेटा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं। करेक्ट है। उम्मीद है बेटा आप सभी लोग इसका कॉपी कर चुके होंगे या फिर बेटा आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। क्लियर है। अब देखो यार क्या मेरे पास पता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। तो बच्चों क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस क्या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्या लॉज ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, लॉज ऑफ इनर्शिया। क्लियर है। अब ये जो लॉज ऑफ इनर्शिया है करेक्ट है बेटा, ये लॉज ऑफ इनर्शिया क्या होता है, क्या हमको पता है बेटा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस जो कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। क्या कोई भी अगर बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेंगी, या फिर मोशंस में है वो मोशंस में रहेंगी तब तक जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल प्लस अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना हो। करेक्ट है। मतलब बेटा यहाँ पर 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक कौन सा बेटा एक्सटर्नल फोर्स प्लस क्या होना चाहिए अनबैलेंस, क्या होना चाहिए अनबैलेंस फोर्स। ठीक है। मतलब बेटा हम लोग इसको शॉर्टकट में ऐसा भी बोल सकते हैं क्या जो हमारे पास F नेट आता है वो क्या होना चाहिए बेटा नॉट इक्वल टू 0। अगर F नेट नॉट इक्वल टू 0 होता है सो दैट टाइम वी कैन से दैट अगर एक्सटर्नल क्या मतलब एक्सटर्नल फोर्स भी है और बेटा अनबैलेंस फोर्स है तभी ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक तो रेस्ट में आएगा या फिर रेस्ट में है तो वो मोशंस में जाएगा, या फिर मोशंस में है तो बेटा किस में जाएगा रेस्ट में जाएगा। करेक्ट है। तो बेसिकली बेटा देखो हम लोग एक स्टोरी सुनते हैं, क्या सरदार जी आपको पता है जैसे मान के चला 4 बच्चे हैं आप में से ठीक है, और बेटा चारों एक कार में बैठे हैं। चारों एक कार में बैठने के बाद में यह गाड़ी खराब हो गई, अभी धक्का मारना है, और बेटा आप चारों उतरे गाड़ी से, 2 आगे से धक्का मार रहे हैं और 2 क्या कर रहे हैं बेटा पीछे से धक्का मार रहे हैं। इसका मतलब बेटा जो फोर्स होता है, जो हम लोग फोर्स पढ़ रहे हैं बेटा, तो वो जो फोर्स होता है वो कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या वेक्टर। क्योंकि अगर मैं आगे से और पीछे से अगर मैं दोनों तरफ से धक्का मार रहा हूं बेटा, आप लोग 2 आगे से और आप लोग 2 पीछे से धक्का मार रहे हैं, क्या गाड़ी जो है वो क्या मोशन करेंगे, क्या नहीं करेंगे। करेक्ट है। इसका मतलब बेटा जो गाड़ी है वो अभी भी कहां पर है इक्विलिब्रियम में। करेक्ट है। अब मान के चलो वो चारों के चारों जो लोग थे वो पीछे गए ठीक है, और बेटा पीछे चारों के चारों धक्का मारा, अब गाड़ी कहां जाएंगी बेटा, क्या सामने जाएंगी, और बेटा जाती रहेंगी क्योंकि बेटा आप क्या थे बहुत महान व्यक्ति थे साइंटिस्ट के तौर पर। करेक्ट है। क्योंकि चारों के चारों क्या है गाड़ी के बाहर और चारों के चारों साथ में धक्का लगा रहे, ऐसे नहीं बेटा आप में से कोई एक जवान अंदर बैठे ठीक है, तो बेटा वो क्या होगी गाड़ी चलती रहेगी ठीक है। तो अभी जिस डायरेक्शंस में आपने क्या किया बेटा फोर्स अप्लाई किया, क्या उसी डायरेक्शंस में गाड़ी क्या जा रही है। इसका मतलब बेटा जो फोर्स है वो कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। क्या ये बात मेरी क्लियर है।
ओके, आप देखो क्या ये जो फोर्स था, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी भी है, ठीक है। और बेटा हम लोगों को पता है फोर्स जो बेसिकली जो फोर्स होती है बेटा वो क्या होती है, मास होती है, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, करेक्ट है। अब लोग आते हैं बेटा न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के तरफ। तो हम लोग बेटा चाहता आप लोग कॉपी में लिख लेना कि यार कोई भी ऑब्जेक्ट्स अगर मोशंस में है तो वो मोशंस में रहेगा, या फिर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा तब तक जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करें, करेक्ट है। मतलब बेटा हमारे पास जो एफ नेट की वैल्यू जो रहेगी बेटा वो क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अगर एफ नेट नॉट इक्वल टू 0 है दैट मींस व्हाट, वी कैन से दैट कि चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है। मतलब बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट से चेंज करना हो या फिर मोशन से रेस्ट में लाना हो, करेक्ट है, या फिर उल्टा करना हो, तो बेटा उस समय में हमको क्या होना चाहिए, बेटा हमको क्या फोर्स अप्लाई करना आना चाहिए, करेक्ट है। और वो जो फोर्स होता है बेटा वो फोर्स कैसा होना चाहिए, जो नेट फोर्स है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब बेटा वो एक्सटर्नल प्लस अनबैलेंस होना चाहिए, ठीक है। सो लाइक दैट। तो चाहो तो आप बेटा अंग्रेजी में लिख सकते हो, है ना, अंग्रेजी की डेफिनेशन आप सभी को आती होंगी, या फिर नहीं भी आती बेटा तो भी आप लोग छाप लो, करेक्ट है। जैसे मान के हम लोग बोलेंगे बेटा कि इफ एन ऑब्जेक्ट्स रिमेन एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशंस until and unless external net unbalanced force act on it, करेक्ट है। सो बेसिकली बेटा इसका मतलब यही होता है कि यार उसके ऊपर कौन सा फोर्स होना चाहिए, नेट अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए, करेक्ट है। अब देखो जैसे मान के चलते हैं कि हम लोग बेटा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये ब्लॉक है बेटा एम के जी का, मैंने ऊपर से भी एक फोर्स अप्लाई किया, एक इधर से भी फोर्स अप्लाई किया और एक इधर से भी फोर्स अप्लाई किया, करेक्ट है। अब बेटा ये और ये फोर्स क्या है, सेम है। तो क्या ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है क्या वो मोशंस में जाएगा, क्या नहीं जाएगा, क्योंकि बेटा ये ऑब्जेक्ट किसमें है, क्या इक्विलिब्रियम में। लेकिन सोच बेटा क्या ये जो ऊपर से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, क्या बेटा ऊपर से जो हम लोगों ने फोर्स लगाया क्या उस ऊपर के फोर्स से क्या ये ऑब्जेक्ट के नीचे गया, नहीं गया, क्योंकि नीचे क्या है बेटा धरती माता। ऐसा थोड़ी ना होता बेटा कि हम लोग ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं हम लोग गड्ढे में जा रहे हैं, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। बेसिकली ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि बेटा नीचे भी जो अर्थ है ना वो इस ब्लॉक पर फोर्स लगा रही है, वो भी उतनी क्वांटिटी का, करेक्ट है। और उसी फोर्स से हमारा बेटा एक नया ओरिजिन या फिर नया टॉपिक्स का ओरिजिन होता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल। तो बेटा हम लोग सबसे पहले सीखेंगे नॉर्मल के बारे में, किसके बारे में, नॉर्मल के बारे में, करेक्ट है। और जब भी हम लोग बेटा नॉर्मल के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा उस वक्त आपको दो तीन चीजें याद होनी चाहिए। सबसे पहली बात बेटा कि हम लोग कोई भी या फिर कितना भी बड़ा मास क्यों ना हो, उस मास का जो वेट है वो हम मान के चलते बेटा वो किसी भी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है। कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है बेटा, किसी भी एक पॉइंट पर वो जो मास है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। ऐसा हम लोग क्या करके चलते बेटा, कंसीडर करके चलते हैं, करेक्ट है। अच्छा देखिए तो इसी से हम लोग क्या बनते बेटा, नॉर्मल। जैसे मान के चल वापस से बेटा ये कहानी, ठीक है, क्या बेटा मैंने यहाँ पर एक अगर इस मास को बेटा मैं क्या लगा लूं, एक पॉइंट मास मान के चल बेटा, क्या एक फोर्स इधर से लग रहा है, मान के चल ये फोर्स F1 था, ये फोर्स मान के चल बेटा F3 था, सॉरी F3 था, तो ये फोर्स क्या रहेगा बेटा F2। मान के चल किसी बंदे ने एक ऐसा फोर्स लगाया दैट इज कॉल्ड एज F4, एक बंदे ने बेटा ऐसा फोर्स लगाया हुआ दैट इज कॉल्ड एज F5, ठीक है। और एक बंदे ने ऐसा फोर्स लगाया दैट इज कॉल्ड एज F6, ठीक है। अब देखो बेटा अगर मैं इसको पॉइंट मास का मानूं तो बेटा आपके सारे के सारे फोर्सेस क्या इस पॉइंट मास से डिफाइन करना पड़ेगा। तो बेटा देख क्या F1 जो क्या है वो इधर जा रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, ये था बेटा F1। F2 क्या बेटा नीचे जा रहा है, तो ये क्या था बेटा अपने लिए F2। F3 क्या बेटा इधर जा रहा है, तो अपने लिए F3 कहां रहेगा बेटा, ये वाला। F4 बेटा क्या F4 ऐसा जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज, ये क्या हो गया अपने पास F4। F5 जो था बेटा वो कुछ ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा F5। और F6 क्या था बेटा, ये ऐसा। बोलो क्लियर है, ठीक है। सो लाइक दैट। तो बेटा ये जो सारे के सारे जो है वो फोर्सेस है जो कि हम लोगों ने क्या माने हैं, पॉइंट मास से बेटा ओरिजिन हो रहे, मतलब पॉइंट मास से ही हम लोगों ने क्या किया, सारे के सारे फोर्सेस को निकाल दिया, करेक्ट है। हाँ अब बहुत बार बच्चे क्या करते बेटा, F1 है यहाँ पर तो ऐसा डायग्राम बनाते हैं, बेटा ये क्या है, गलत है, ऐसा मत करना बेटा, ये सर इधर तो है तो ये इधर, ये इधर, ठीक है बेटा, ऐसे में कंफ्यूजन ज्यादा होता है,
ठीक है। तो कभी फोर्स को बेटा जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे पॉइंट मास पर, तब ये वाला एरो यूज करेंगे क्या, नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा हम लोग अगर नॉर्मल पढ़ रहे हैं तो बेटा नॉर्मल क्या होगा, बेटा नॉर्मल के लिए हमको दो तीन चीजें रिक्वायरमेंट होती है, करेक्ट है। सबसे पहली बात बेटा नॉर्मल कब एग्जिस्ट करता है दुनिया में, बेटा नॉर्मल दुनिया में तभी आता है जब बेटा दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो, कांटेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो बेटा, कांटेक्ट हो, और दोनों ऑब्जेक्ट आपस में क्या कर रहे बेटा, एक में को प्रेस कर रहे हो। मतलब बेटा मुझे नॉर्मल के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। एक चीज थी बेटा नॉर्मल के लिए जो कि कांटेक्ट है, क्या है बेटा, कांटेक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में बेटा कांटेक्ट भी होना चाहिए, प्लस दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या करना चाहिए बेटा, एक में को पुश भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है बेटा जैसे मान के चलो मैंने दो ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिए तो बेटा रख दिए ना, सो दोनों के बीच में कांटेक्ट जो है वो क्या है, निग्लिजिबल। तो इसका मतलब बेटा ये फोर्स और ये फोर्स आपस में नॉर्मल लगा पाएगा क्या, नहीं लगा पाएगा। जैसे मान के चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपके पास बेटा 2 kg का ब्लॉक, कितने केजी का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है। अब सबको पता है बेटा कि यार नीचे जो लगता है वो हमेशा क्या लगेगा, क्या mg, अरे mg जानते हैं ना बेटा हम लोग, करेक्ट है। सो वेल नीचे जो लग रहा है बेटा वो क्या लग रहा है, mg लग रहा है, करेक्ट है। और इस mg के कारण, ठीक है, या फिर इस बेटा सरफेस के कारण इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए बेटा एक फोर्स और लगता है, और वो फोर्स बेटा लगता है ऊपर इस ब्लॉक पर, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल। तो आपको बोला गया है कि अब नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब देखिए मान के चलते हमको पता है बेटा जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम लोग क्या कंसीडर करके चल रहे हैं बेटा कि ये जो वैल्यूज है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो क्लियर यार। तो बेटा मुझे बताओ क्या नीचे कितना लगा, क्या mg है, मास कितना है बेटा 2 kg का, और g की वैल्यू कितनी है 10, तो बेटा नॉर्मल की वैल्यू बोलो कितनी, क्या 20 न्यूटन। अब ऐसा तो नहीं बेटा n से काट दो, नहीं ना, क्योंकि ये किसका है बेटा, क्या नॉर्मल का, और ये किसका है बेटा, न्यूटन का, जो कि फोर्स की यूनिट, किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट। अच्छा चलो बेटा और एक समझ करवाते हैं बढ़िया से, ठीक है। वापस बेटा एक सरफेस है, यहां पर एक ब्लॉक है, मान के चलिए 5 kg का ब्लॉक है, और इसके ऊपर बेटा एक ब्लॉक है 2 kg का, कितने kg का, 2 kg का, ओके। अब देखो यार कि इसका भी आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा, एक एफबीडी बनाना है। तो बेटा ये जो सारी चीजें हम लोगों ने जो निकाली है, ये वाला और ये वाला हम लोगों ने जो मार्क किया है, दैट इज कॉल्ड एज, हम लोग एक टाइटल दे दिए बेटा, तो इस टाइटल का नाम हम लोग करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलेंगे इसको, फ्री बॉडी डायग्राम बोलेंगे। तो बेटा देखो ये क्या है अपने पास, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इसको बेटा हम लोग हिंदी में बोलते हैं मुक्त वस्तु चित्र। क्या बोलते हैं, मुक्त वस्तु चित्र। चाहो तो बेटा देख लो, ठीक है। अब देखो यार ये जो एफबीडी है इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एफबीडी क्या बोलते हैं, एफबीडी दैट इज कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये जो फ्री बॉडी डायग्राम से बेटा करेक्ट है, ये क्या होगा, जैसे मान के चले यहां पर क्या बेटा फोर्स है, क्या हम लोग बेटा इस फोर्स को जो कि mg के कारण लग रहा है, क्या इसको मैं बेटा नॉर्मल की तरफ, क्या नॉर्मल बेटा ऊपर लग रहा है, क्या इस मास को मैं क्या पॉइंट मास मान के चल सकता हूं। ये बेटा ब्लॉक कितने का था, 2 kg का, और बेटा नीचे क्या लग रहा है, इस ब्लॉक के कारण mg लग रहा है, करेक्ट है। तो बेटा ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया बेटा नॉर्मल। तो बेटा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एफबीडी। क्या बोलते हैं, एफबीडी। तो बेटा इसी प्रकार से इस 2 kg का और 5 kg का भी निकालो। तो बेटा आ जाओ हम लोग अभी एफबीडी निकालते हैं 2 kg का, कितने kg का बेटा, 2 kg का। तो देखो ये 2 kg का एफबीडी कैसे बनेगा, तो सोचो बेटा क्या ऊपर लगा 2 kg की वजह से, क्या बेटा 2 kg ने नीचे क्या लगाया होगा mg, मतलब क्या बेटा 20 न्यूटन, और बेटा ऊपर क्या लगाया होगा, क्या नॉर्मल। तो बेटा इस नॉर्मल को क्या मैं n1 नाम दे दूं, क्या नाम दूंगा, n1 नाम दूंगा। तो बेटा n1 की वैल्यू बोलो कितना आ गया, क्या 20। अब सोच बेटा क्या इस mg ने ये 2 kg ब्लॉक ने क्या बेटा 5 kg के ऊपर क्या बेटा फोर्स अप्लाई किया, क्या उतना ही फोर्स 5 kg ने क्या 2 kg के ऊपर क्या अप्लाई किया होगा, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन से, करेक्ट है। तो बेटा जब मैं 5 kg का बनाऊंगा, जब मैं 5 kg का बेटा बना रहा हूं, तो बेटा उसका एफबीडी कैसे बनेगा, देखो ये बेटा नीचे वापस से कितना लगा, क्या mg लगा, मतलब बेटा क्या होगा, क्या 50 होगा, 5 के कारण नीचे लगा क्या 50 लगा। और बेटा सोच क्या यहां पर देख
इस 5 kg का n1 ऊपर लगाया था, n1 का लगाया था बेटा ऊपर लगाया था, ठीक है। अब बोलिए जो 5 kg का ब्लॉक है बेटा, 5 kg का बेटा जमीन के ऊपर क्या एनजी लगाया है, क्या उतना ही जमीन में बेटा 5 kg के ऊपर भी लगाया होगा, और वो कितना होगा, ऑल्दो बेटा वो क्या होगा, मान के चलो n2 है, क्या ये n2 है, ठीक है। देखना ये जो फोर्स लग रहा है बेटा वो किस वजह से लग रहा है, सरफेस की वजह से, बेटा सरफेस ने कितना दिया उसको ऊपर लगाया ना, दैट इज कॉल्ड एज n2। लेकिन सोच ये जो 5 kg ने बेटा क्या 2 kg के ऊपर n1 लगाया था, उतना ही n1 क्या बेटा नीचे भी लगेगा, ताकि वो ऑब्जेक्ट कैसे रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, तो दैट इज कॉल्ड एज नीचे भी क्या आया बेटा n1 आया। तो बेटा इसका भी अभी बनाओ, तो बेटा हमको क्या चाहिए, क्या n2 चाहिए, बेटा n2 की वैल्यू कितनी होगी फिर n1 प्लस 50, मतलब बेटा कितना हो गया n2 n1 की वैल्यू बोलो कितना, क्या 20, क्या ये 50, क्या 70 न्यूटन आया, क्या मेरी बात कहानी क्लियर है, ओके। आगे तुम लोग कब लौटते हो ना, जब एक नहीं दो नहीं मिलकर 3 ब्लॉक आ जाए, बेटा अगर 3 ब्लॉक आए तो कैसा, देखो एक सिंपल सा थीम बता बेटा, क्या n1 के ऊपर बेटा 20 लगेगा, क्या n2 के ऊपर जब हम कर रहे थे बेटा क्या ये 2 और 5 क्या दोनों 70 न्यूटन हो गया, क्या हम लोग ये डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो उसी प्रकार से देखो यार, मान के चलो मेरे पास बेटा एक फोर्स है, इस सरफेस है, ये बेटा है 10 kg का ब्लॉक, एक है 5 kg का ब्लॉक, और बेटा एक है 2 kg का ब्लॉक, ठीक है। हमारे पास प्रकार का 3 ब्लॉक्स है, ओके। अब बेटा देखो कि बेटा 2 kg के नीचे फोर्स लगाएगा और 5 kg का से वही फोर्स बेटा क्या ऊपर भी आएगा, बेटा क्या हम लोग एफबीडी बनाएंगे पहले किसका 2 kg वाला, तो बेटा क्या रहेगा, क्या ऊपर n1 बोल दो और नीचे बेटा कितना आएगा 20, तो बेटा मुझे बता n1 की वैल्यू कितनी होगी 20, कितना हो गया बेटा 20, बोलो क्लियर है। अब देख क्या बेटा 5 kg का आपको बनाना है, तो बेटा 5 kg का कैसे बनेगा, देखिए क्या नीचे लगा बेटा 50, बोलो क्लियर है। अब बोल क्या बेटा ऊपर जो लगेगा ये 10 के कारण क्या ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज क्या बोला था हम लोगों ने बेटा नॉर्मल, कि इसको मैं n2 बोल दूं, 10 kg की वजह से बेटा 5 kg के ऊपर क्या लगा n2 लगा, क्या लगा n2 लगा। अब देखिए ये जो n2 लग गया है आपके पास, ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं, और बेटा देख 2 kg ने क्या 5 kg के ऊपर भी फोर्स अप्लाई किया, 5 kg का अपोजिट में n1 बोला था, तो बेटा नीचे भी क्या आएगा, क्या इक्विलिब्रियम के लिए क्या n1 आएगा, तो बेटा अब बोल n2 की वैल्यू कितनी आएगी, क्या n1 प्लस 50, n1 की वैल्यू कितनी बेटा, क्या 20 प्लस 50, क्या बेटा 70 न्यूटन आया, बोलो क्लियर है। अब बेटा हम लोग निकालेंगे 10 kg का एफबीडी, कितनी kg का एफबीडी बेटा 10 kg का, चलो नीचे कितना आया बेटा क्या 100, ऊपर कितना जाएगा बेटा क्या n3, और 5 के कारण बेटा नीचे क्या लगा था, क्या n2 लगा था, तो n2, तो बेटा अभी बोल n3 की वैल्यू क्या n2 प्लस 100 आया, बोलो क्लियर है। अब बोल n2 की वैल्यू क्या बेटा 70 थी, और बेटा इसकी वैल्यू कितनी थी, क्या 100 है, कितना आएगा क्या 170 न्यूटन, बोलो क्लियर है। अरे आया कि नहीं आया, चलो उम्मीद करता हूं बेटा क्या सबको आ चुका है, कोई दिक्कत, ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटा इसका भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट निकाल लिया है। आप देखो कि बेटा हम लोग क्या करते हैं, आप थोड़ा अलग बनाते हैं, जैसे मान के चलते हैं क्या एक चीज हम लोग समझते हैं बेटा नॉर्मल के लिए, पहले बेटा क्या नॉर्मल जो होता है, ठीक है, हम लोग जो भी नॉर्मल अप्लाई कर रहे हैं बेटा, हम लोग इस कहानी से समझ में आया होगा क्या जो नॉर्मल होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, कैसा होता है बेटा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे मान के चलो ये वाला अपने पास क्या बेटा एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के ऊपर हम लोगों ने क्या रखा बेटा एक सीढ़ी रखी, क्या रखी बेटा एक सीढ़ी रखी, ठीक है लाइक दैट। अब मुझे बताओ यार कि ये जो सीढ़ी है बेटा, ये जो कांटेक्ट है यहां पर हो रहा है, और बेटा मैंने क्या बोला था कि यार नॉर्मल के लिए, इसके लिए बेटा नॉर्मल जो होता है बेटा वो हमेशा कैसा होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है, कौन सा सरफेस बेटा कॉन्टैक्ट सरफेस,
है ना। मतलब बेटा कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ वो नॉर्मल हमेशा कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बेटा इस ब्लॉक में देखो क्या नॉर्मल कैसा आएगा, क्या ऐसा आएगा, नहीं बेटा ये क्या बना रहा है, क्या एंगल 90 का बना रहा है क्या, नहीं। क्या बेटा ये ऐसा आएगा, क्या इसको मैं अगर नॉर्मल बोल दूं तो चलेगा, ये हो गया बेटा अपने पास n1। इसी प्रकार से क्या यहां पर लग रहा है बेटा, क्या इसका परपेंडिकुलर ये रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज n2। बोलो क्लियर है। आप देखो थोड़ा सा कहानी में बेटा हम लोग चेंज करते हैं, अगले ब्लॉक है, ठीक है बेटा। देख यहां पर नॉर्मल कैसे लगेगा वो भी देखो, और यहां पर नॉर्मल कैसे लगेगा वो देखो। इसके कारण बेटा का नॉर्मल ऐसे लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज n1। लेकिन बेटा पॉइंट का ये वाला है तो इसका जो परपेंडिकुलर रहेगा बेटा वो कुछ ऐसा रहेगा सीधा, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा अपने पास n2। बोलो क्या कहानी क्लियर है, ठीक है। अगर ये कहानी क्लियर है तो बेटा सोच क्या मैं इसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी बना सकता हूं, तो आप सोचो करेक्ट है। मान के चलो मैं मैंने ब्लॉक ले लिया, ये इसका सेंटर है, ठीक है। और ये बेटा अपने पास क्या है, गेंद है जो कि बेटा इस सरफेस पर फंसी है, और ये जो गेंद है बेटा वो क्या है अभी इक्विलिब्रियम है, करेक्ट है। तो बेटा देख इस कांटेक्ट की वजह से क्या बेटा फोर्स जो लगेगा कुछ ऐसा लगेगा इधर डायरेक्शंस में, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, और बेटा इसके कारण बेटा इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है बेटा, नॉर्मल कैसे लग रहा है। मान के चलिए बेटा ये अपने पास नॉर्मल है, ये भी क्या है अपने पास नॉर्मल है। बोलो क्लियर है। अब देख जैसे मान के चला मैंने माना कि यार ये जो है अपने पास इसका जो रेडियस है वो है 5 मीटर, कितने मीटर का बेटा, मतलब बेटा kg है, मास ऑब्जेक्ट का 2 kg, 2 kg छोटा बेटा 10 kg है, और रेडियस कितना बेटा इसका 5 मीटर, कितना है 5 मीटर है, ओके। अब मैंने बोला बेटा और ये जो डिस्टेंस है ये अपने पास लगभग 8 मीटर, कितना है 8 मीटर है, ओके। अब देख बेटा कि ये 5 हो गए, ये जो फोर्स लग रहा है तो बेटा इसके कारण यहां से यहां तक अगर मैं एक लाइन परपेंडिकुलर खींचूं तो बेटा देख ये क्या बीचों बीच से जाएगा ऐसा, तो ये 4 तो ये भी कितना हो गया बेटा आपके 4 हो गए। अब ये 5 ये 4 तो बेटा बचा वाला ये कितना रहेगा, क्या 3 रहेगा। अगर ये 3 हो गया तो बेटा हमको पता ही है कि ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, क्या 37 डिग्री। बोलो क्लियर है। अब देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो बेटा इसे, ठीक है, लाइक दैट। अब देख यार ये 37 तो ये भी एंगल कितना रहेगा बेटा, देखो ये 37 ये 90 तो ये कितना 53, ये 53 तो बेटा ये वाला कितना, अरे बोलो थोड़े 90 है ऐसा, ये 37 कितना आया 37 आया, करेक्ट है। सो लाइक दैट। तो बेटा हम लोग एक काम करते हैं इसको साइड में बना लेते हैं, कि ये वाला फिर भाई इधर